हेलो लव यू। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हम सारे एमसीक्यूज के थ्रू लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम टोटल 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल जिसमें हमने किया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो आज जो हमारा है ये 10th लेक्चर है और आई होप आप सबने लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए होंगे। जिन जिन ने कवर कर लिए है वो थम्स अप करना और जिन्हें नहीं कवर किए वो अभी हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पे आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहां से आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर सकते हो। और आज देखेंगे हम आज के चैप्टर में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। देखो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। हमारी सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, देन हमारी पंचायत आती है। बट आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। और इसमें हम सारा पढ़ेंगे कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, फेडरल सिस्टम, यूनियन सिस्टम या फिर क्वासाई फेडरल। अब देखो क्वासाई फेडरल क्या क्या मतलब होता है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूनियन एंड सेंटर, कि हमारी जो पावर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट वो ऐसे कहते हैं हम, ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सारी पावर जो है वो सेंटर के पास होती है। बट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लाइक यूएसए में क्या है, हर स्टेट के पास, ये सेंटर के पास इक्वल पावर है। बट इन इंडिया क्या हम कह सकते हैं कि सारी पावर स्टेट के पास है, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि सारी पावर स्टेट के पास है या सेंटर के पास है? नहीं ना। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं क्वासाई फेडरल। क्वासाई फेडरल का मतलब क्या होता है कि पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी में। सेंटर के पास कुछ हद तक थोड़ी सी ज्यादा पावर है और स्टेट के पास भी, नो डाउट स्टेट के पास भी पावर है। अब आपने ये नहीं कहना कि हाँ स्टेट के पास पावर ही नहीं है तो स्टेट किस लिए है, तो हमें भी फेडरल कर दो या यूनियन में एक में ही रख दो। नहीं, हम इसमें ना अलग अलग आपको पता चलेगा कि स्टेट की क्या अलग पावर है, सेंटर की क्या अलग पावर है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बट चैप्टर वाइज। आज हम क्या देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहले अब हम, या सेंटर गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से पार्ट में आता है। जैसे हमने सारे प्रीवियस लेक्चर किए हैं उनमें हमने ये किया ना, सबसे पहले देखा है कि ये कौन से पार्ट में आता है और कहां से कहां तक इसके आर्टिकल कवर होते हैं, है ना। तो सेम लाइक दिस सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे यूनियन गवर्नमेंट में। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव से कौन सा पार्ट डील करता है? अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है। पार्ट 4 ए जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। तो बचा हमारा कौन सा, पार्ट 5। पार्ट 5 जो है ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है भाई, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अब क्या, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में पंचायत भी आती है, बट क्या ये रियलिटी है? नहीं ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट होते हैं। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखो 5 बंदे होते हैं और ये 5 पर्सन जो होंगे वो कौन कौन होंगे। सबसे पहले हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा चलो बताओ, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन किन्हें कहते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बताओगे फर्स्ट सिटीजन कौन है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि फर्स्ट सिटीजन कौन है हमारी कंट्री के। ठीक है, अब देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 पर्सन हमने देखे, तो इनमें 5 में फर्स्ट हमारे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और जो हमारे रह गए 2 वो कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड, अच्छा चलो बताओ फिफ्थ कौन है, फिफ्थ कौन हो सकते हैं, है आइडिया किसी को? नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं। फिफ्थ है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो भी हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में आती है। ठीक है, बट यूपीएससी के चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, अब देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट पर्सन आते हैं प्रेसिडेंट, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो प्रेसिडेंट है ना, इनमें बताना है कि इनका जो इलेक्शन होता है उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होते हैं ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करेगा इसमें। इलेक्टेड मेंबर में अब देखो आपने अगर याद कर दिया कि इलेक्टेड मेंबर कौन से इलेक्टेड मेंबर, भाई इलेक्टेड मेंबर तो म्युनिसिपैलिटी के भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर हम पंचायत के भी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी हम किसी ना किसी को इलेक्ट करते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस अब याद रखना है आपको इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट अभी हमारी देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे कितने हैं, कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बट क्या 6 के 6 लेजिस्लेटिव जो स्टेट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, नहीं। अब देखो कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली यूनियन टेरिटरी जहां पे हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हम करेंगे दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये 2 यूनियन टेरिटरी के मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बट अब देखो आपको पता चल गया कि ए नहीं है हमारा आंसर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ सॉरी है, ठीक है, ये करेंगे पार्टिसिपेट। और नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बट हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, सारी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, अगेन डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अब देखो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट के, अब इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई डाउट होता है कि इलेक्शन प्रॉपर्ली हुए नहीं है, तो उस डिस्प्यूट या इलेक्शन कभी जब भी अराइज होगा तो उसको डिसाइड कौन करेगा कि ये सही है या नहीं, मतलब किसके पास जाएगा वो। अब देखो कोई भी हमारे इलेक्शन का डिस्प्यूट हो तो हमें चीफ इलेक्शन कमीशन देखता है ना, बट प्रेसिडेंट के केस में क्या होगा, कोई भी अगर डाउट या डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो उन्हें वो किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बट आपको एक याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट की लाइक इलेक्शन होते हैं उनके डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, बट इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, कंडक्टेड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन। और आर्टिकल आपको बताना है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो अगर मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, आज मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा कि नहीं कोई ना जिंदगी में ऐसा काम करना है कि हमारा नाम बने, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनको तो सारे जानते हैं कि वो एक पहले चाय बेचने वाले थे, बट करंटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टर्म, नॉट फर्स्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड टर्म के लिए बने हैं और वो भी कॉन्टिन्यूटी में। अब मेरा भी मन कर गया कि मुझे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, अब तो मैं तो सीधा प्रेसिडेंट बनूंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरी क्वालिफिकेशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए ना। सेम लाइक देखो जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपके कुछ एग्जाम्स के लिए क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन, 12th +2, सॉरी 12th और +2 सेम ही है, बट तो सेम लाइक क्या है, प्रेसिडेंट के भी कुछ ना क्वालिफिकेशंस होती है। तो अब मैं इलेक्शन की लड़ना चाहती हूँ, इलेक्शन में खड़े होना चाहती हूँ, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्टली मैं इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड मेरी एज जो है वो 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। थर्ड कंडीशन है कि मैं जो है क्वालिफाई होनी चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए, फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है।
एंड कोई भी मुझे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो मुझे होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो अब इसमें देखो हमारा क्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट कौन सी नहीं है, सी। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेंबर ऑफ राज्यसभा लिखा गया है rather than लोकसभा। नेक्स्ट, फॉर प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट। अब देखो प्रेसिडेंट का अगर हमें इम्पीचमेंट करना है तो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट इन फॉर एनी रीजन विच विल वर्क एज प्रेसिडेंट। मगर अब देखो कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रही न्यू प्रेसिडेंट के लिए, तो उस टाइम पे कौन एज अ प्रेसिडेंट लाइक प्रेसिडेंट की तरह कौन एक्ट करेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है ना वही एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ना कुछ वीटो पावर्स होती हैं जिन्हें वो यूज कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी जो वीटो पावर है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब देखो 4 वीटो पावर जो है वो है एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। इनमें से जो एक ऐसी वीटो पावर है वो है क्वालिफाइड वीटो। ये जो है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, तो हमारा आंसर क्यों हो जाएगा बी। बट क्वालिफाइड वीटो जो है ना यूएस के प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर अवेलेबल होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। नेक्स्ट, अब ये देख सकते हो आप क्वालिफाइड वीटो अवेलेबल नहीं है, बट जो हमारी जैसे हमारी फर्स्ट होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट विद होल्ड कर देता है अगर उसके पास कोई भी बिल जाता है कि इसको साइन करने हैं। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली मना कर देता है तो वो किसके अंडर करता है, एब्सोल्यूट वीटो के। फिर हमारी आती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है ना उसके ओवरराइड कर देता है, उसके पास बिल गया, उसने बिल को वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास कि इसमें कुछ चेंजेस करो, ठीक है। तो अब पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में देखो इसमें तो डायरेक्टली उसने मना कर दिया, सेकंड ने उसमें वापस दे दिया, बट थर्ड पॉकेट वीटो में क्या होगा, पॉकेट वीटो में ना प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, वो अपने पास रख लेगा बिल को कि मैं इस पे कोई ना तो असेंट दे रहा हूँ बिल को, ना ही विद होल्ड कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर इसमें आपने देख लिया क्या था, बी। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। अब देखो हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो बिल प्रेजेंट करती है। अब जो बिल प्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी किसी भी हाउस में ओरिजिनेट होते हैं लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा पास करती है तो राज्यसभा के पास जाते हैं, फिर क्या जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। सेम वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा अगर उसे पास कर रही है देन वो जाता है फॉर दी प्रेसिडेंट असेंट। अब देखो जो हमने अभी वीटो पावर पढ़ी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसकी पावर मतलब डिसीजन है कि वो उसको पास कर रहा है, विद होल्ड कर रहा है, या फिर दोबारा उसको वापस भेज रहा है फॉर दी कंसिडरेशन। अब देखो इन केस हमारा ऐसा टाइम पीरियड भी होता है जब पार्लियामेंट जो है ना सेशन में नहीं होती, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो क्या होगा। अब देखो 2 सेशन के बीच ना मैक्सिमम गैप कितना रह सकता है, 6 मंथ्स का। अब इन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कोई भी हमारी कोई नया बिल बनाना है, एक्ट बनाना है, मतलब एक्ट बनाना है, कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट हमें लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशू जो होता है वो किस आर्टिकल के अंदर होता है ये आपको बताना है। अब ऑर्डिनेंस इशू करके क्या होता है कि हम ना कोई भी बिल लाइक पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं। तो ये जो है हम किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, आर्टिकल 123। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू द ग्रांट पार्डन। अब देखो जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास ना वीटो पावर होती है, सेम लाइक दिस प्रेसिडेंट के पास ना पार्डनिंग पावर्स भी होती है। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि वो ना किसी को भी लाइक अगर कोई हमें सजा मिली हुई है, मतलब किसी को भी मान लो, मी, यू, एनी अदर थर्ड पर्सन, कोई भी ले सकते हो आप, फॉर
आप समझने के लिए जस्ट कि आपको कोई सजा मिली हुई है, चलो छोड़ो आपको भी, थर्ड पर्सन को ले लेते हैं हम, कि किसी थर्ड पर्सन को किसी क्राइम के लिए सजा मिली हुई है, ठीक है, तो वो सजा को या तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है या वो उसे रिड्यूस भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये सारी जो पावर्स है, पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल के अंदर है, तो ये दी गई है आर्टिकल 72 के अंदर, ये सारी पार्डनिंग पावर्स दी गई है, ठीक है। अब ये ना कुछ आर्टिकल्स आपको सारे याद होने चाहिए, आर्टिकल 123 हो गया, आर्टिकल 72 हो गया, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो अब ये ना अभी सारे देखेंगे हम कि कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है। अब देखो, ये देखो जैसे लिखा ही हुआ है, प्रेसिडेंट हैज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड कौन होगा, पीएम। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के। ओके, 11th क्वेश्चन देखो, ये आपका यूपीएससी 2012 में भी आया हुआ है। इसमें हमें क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी टू प्रेसिडेंट, हाँ यस, कि प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी है, कि प्रेसिडेंट कौन कौन से जो लाइक रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो अब देखो, सबसे पहले यूनियन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल बाद बनाया जाता है, तो ये जो रिपोर्ट देता है ना प्रेसिडेंट को देता है, बट प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ऑप्शन करेक्ट। सेकंड हमारा है रिपोर्ट टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है। और थर्ड है हमारा ऑडिट, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग की रिपोर्ट जो होती है ना वो भी हमारी सॉरी वेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी की नहीं होती, ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, सो इसकी तो पार्लियामेंट के पास ही होगी, ठीक है। थर्ड कैग की होगी। एंड फोर्थ हमारा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है उन पे डाटा बनाया जाता है, रिपोर्ट क्या हमें इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये भी जो रिपोर्ट है ना प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। तो सेकंड अगर हमारा नहीं है तो हमें पता चल गया ऑप्शन 1 या सी कोई हो सकता है, तो हमारा इसमें कौन सा आंसर है, सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में क्या है, President shall make rule for the more convenient transaction of the business of the government of India and the allocation among members of the said business. And second है हमारी statement, all the executive action of government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. अब देखो हेड कौन होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का, हेड हमारा होता है प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट है उसका नाम चलेगा ना हर जगह। अब देखो आपके घर पे कोई भी हेड होगा तो उसके बेसिस पे लाइक उसके नाम पे कुछ भी, अगर आपके घर पे कुछ आता है या घर का एड्रेस होता है तो उनके नेम पे होता है। सेम लाइक दिस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो अब देखो प्रेसिडेंट हेड है तो सारे डिसीजन किसके नाम पे लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गए भाई, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। यस, 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। अब देखो प्रेसिडेंट के बाद हमारा सेम स्टेट में आते हैं गवर्नर। अब डिस्क्रिशनरी पावर बतानी है कि गवर्नर की क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है कि गवर्नर अपनी मर्जी से क्या क्या काम कर सकता है, अपनी मर्जी से बताना है अपनी। चलो देखते हैं, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। यस, ये ना गवर्नर के पास पावर होती है, उसकी मर्जी है कि अगर उसको लग रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली हमारी स्टेट की वर्क नहीं कर रही, फंक्शन लाइक फंक्शन प्रॉपर हो नहीं रहा, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड कर सकता है कि हमारे स्टेट में आप आइए, पधारिए और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ताकि हमारे अंदर सारी पावर आ जाए। पावर क्या है, आप देखो प्रेसिडेंट रूल में पावर किसके अंदर आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, अब देखो अब मिनिस्टर्स किसका पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है उस स्टेट में। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लो आप
पंजाब में रह रहे हो या हरियाणा राजस्थान कहीं भी रह रहे हो, तो इसके सीएम आजकल कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान सीएम है। तो इनके जो मिनिस्टर होंगे अपने मिनिस्टरों को चुनेंगे, तो ये मिनिस्टरों को चुनने का अधिकार किसका है? गवर्नर का? नहीं भाई, अगर ये गवर्नर चुनेगा, गवर्नर तो देखो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होता, अगर गवर्नर ने ही मिनिस्टर्स को चुन लिया तो उनका काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए गवर्नर को ऐसी कोई ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो उन लोगों को ही अपॉइंट करते हैं एज अ मिनिस्टर, गवर्नर, जो सीएम कहते हैं। सीएम जिस जिस बंदे का नाम लेगा भी हाँ ABCD इन बंदों को मिनिस्टर अपॉइंट करना है, वो बता देगा गवर्नर को। तो ये सारे अपॉइंट कर दिए जाएंगे एज अ गवर्नर। अब देखो इसमें गवर्नर की तो कुछ नहीं ना चली कि वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। थर्ड है हमारा रिजर्विंग बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब देखो अगर कोई बिल जा रहा है गवर्नर के पास साइन करने के लिए, तो ये उसकी पावर है कि वो बिल रख लेगा, या तो देखो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, या तो वो पास कर देगा, फर्स्ट वो पास कर देगा, सेकंड विद होल्ड कर लेगा, भाई उठा लो अपना बिल, मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है। थर्ड जो है एक तो पास कर देगा, एक विद होल्ड कर देगा, एक फॉर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए वापिस दे देगा, कंसिडरेशन के लिए वापस दे देगा, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन इसके पास एक्स्ट्रा आती है कि ये ना प्रेसिडेंट के लिए बिल को रख लेता है कि भाई मेरे से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भेज रहा हूं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देखेंगे। तो ये भी इसकी पावर है, गवर्नर की एज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। फोर्थ हमारा है मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी ना। तो यहाँ पे गवर्नर कौन होता है? नहीं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये क्या होता है? सीक्रेट बैलेट पे होता है, और हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें क्या है? एमएलए के भी वोट काउंट होते हैं, एमपी के भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे अब हमें पूछा हुआ है इंडिविजुअली, वैल्यू ऑफ वॉट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यस। अब देखो एक इतना सा स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, अब दूसरा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख है, तो ये वेरी करेगा ना स्टेट टू स्टेट। वैल्यू ऑफ वोट क्या है एमपी के, ठीक है। सेकंड है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी टू द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी टू द राज्यसभा। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो लोकसभा के लिए एंड राज्यसभा के लिए? नहीं ना। इसमें एमपीज के वोट को देखेंगे हम और एमएलए की देखेंगे, और डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी रॉन्ग। हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट हमारी कौन सी है? ए। आंसर हमारा है ए। 15 देखो, 15 हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। अब देखो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या उनके पास पावर है कि जो हमारा लाइक कोई भी लॉ बना हुआ है, हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो अब उस जो लॉ है उसको इनवैलिड कर दे, है या नहीं? अब देखो इतने लॉ बनते हैं, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, हाई कोर्ट में केस जाते हैं, तो वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं ना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो फिर नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन, क्यों नहीं है भाई? है, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। थर्ड देखो, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। भाई इतने केस हैं, अब देखो इतने सारे केस हैं, केशवानंद भारती केस, अभी हमारा केएस पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था, तो इतने सारे केस हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वहां उसमें चेंजेस भी होते हैं। अब एक जो हमारा ये केरला का टेम्पल था, आई फॉरगॉट द नेम, जिसमें विमेंस को एंट्री अलाउड नहीं थी, तो वो भी चेंज हुआ ना। अब
बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है एक केस का, बुशारा भानु केस, आई थिंक ऐसा भी कुछ केस था। तो वो भी देखो, जब एज पर रिक्वायरमेंट सब कुछ चेंज होगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि चेंज कर सकते हैं लॉ को और अमेंडमेंट को भी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के पास चेक्स की पावर नहीं होती, तो हमारे आज जितने भी लॉ बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते ही नहीं, तो आज आपको इतनी फ्रीडम भी नहीं होती। तो एज पर रिक्वायरमेंट ना ये सब चेंज होता रहता है। रुको रुको, वेट, 15, यस, ये हमारा 15 का आंसर है। 16, भाई ये क्या हो गया, इसका आंसर डी नहीं है, ये आप डी मत सोचना, ये पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट वेट करो। ये इरेज भी नहीं हो रहा, और हर स्लाइड में ये आपको एक ही आंसर शो हो रहा है। चलो आज के हम क्वेश्चन 15 तक ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहो अम्ब्रेला क्लासेस के साथ। बाकी आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, ज्यादा अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड यस, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो क्या है, डिसलाइक का ऑप्शन। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। इससे क्या रहता है, हमें पता चलेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसी अकॉर्डिंग फिर हम वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी देखो ये सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। बाकी अगर आपको इसमें भी कुछ चेंजेस करवाने हैं, आपको क्वेश्चंस का, या आपको जल्दी चाहिए, या फिर इसके साथ साथ कोई और सब्जेक्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलो टिल दैट टाइम, बाय एंड ऑल द बेस्ट।